दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग मुद्दा उठाएं वो बेहद ही मौजूद है और पूरे देश के स्तर पर इसमें चर्चे में है। पूरे देश में इसमें हिंदुत्व का तांडव चल रहा है। रामनवमी का मौका जो धर्म का मौका था, अध्यात्म का मौका था, लगा जैसे कोई युद्ध छेड़ दिया गया हो पूरे देश के अंदर। रामनवमी की जो शोभा यात्राएं निकली, वो लग रहा था कोई शोभा यात्रा नहीं, कोई आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि युद्ध के लिए सेनाएं निकली हो। वो हमलावर सेनाएं किसी पर हमला करने जा रही हैं और उसी का नतीजा रहा कि खारगोन से लेके जेएनयू से लेके सीतापुर से लेके दिल्ली तक जगह जगह जो है हमले हुए। और खारगोन में जो हुआ वो साबित करता है कि यह कोई स्वतः स्फूर्त ढंग से नहीं किया गया है, बल्कि इससे पीछे एक सोची समझी साजिश है और जिसको खुला सत्ता का संरक्षण हासिल है। जब वहां के गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग शामिल थे वो दंगाई हैं और लिहाजा उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके घरों को भी ढहा दिया जाना चाहिए, और बुलडोजर चलाया गया, 50 घर ढहा दिए गए। और उसको गृह मंत्री ने वहां के कहा कि यह जो है कानूनी कार्रवाई है, कानून के तहत की गई कार्रवाई है, जिसमें ना तो कहीं न्यायपालिका आई और ना ही कोई दूसरा पक्ष। ये बताता है इस देश के अंदर अब कानून, संविधान और सबसे बढ़ करके सरकार हो गई है और जैसा चाहेगी उसी तरह से देश चलाएगी। और उसका सबसे आखिरी जो प्रमाण मिला, आप जानते हैं, वो हरिद्वार से एक वक्तव्य आया है जिसमें कहा गया है कि 10-15 सालों में जो अखंड भारत है उसके लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। और यह बयान इस पूरे कुंबे के जो शीर्ष हैं पर बैठे हुए शख्स हैं, मोहन भागवत की तरफ से आया है, और जो बताता है कि जितना कुछ हो रहा है सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत, और पूरे जो है कहिए तो प्री प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ और अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय मेहमान हैं। कविता कृष्णन है, आप जानते हैं, चर्चित महिला एक्टिविस्ट हैं और सीपीएमएल की पोलित ब्यूरो सदस्य हैं। लाल बहादुर सिंह हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और छात्रों नौजवानों के लोकप्रिय नेता रहे हैं और आजकल बौद्धिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं। सत्येंद्र रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शशिकांत पांडे जी हैं जो आगरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और इस पूरे मसले को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा। कविता जी, अगर आपसे हम पूछें कि जो रामनवमी का संदेश है वो क्या है, किस रूप में देखा जाए इसको? महेंद्र, ये दरअसल काफी वर्षों से इसका बिल्डअप देखा जा रहा है। जहां रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकलते हैं उनका जबरन रूट बनाना ताकि वो मस्जिद के सामने से गुजरे और मस्जिद में पर खड़े होकर के गाली गलौज करना, हमला करना, मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत ही हिंसक किस्म के गीत गाने चलाना, हिंसक किस्म के नारे लगाना, इस सब का एक तरह से एक बिल्डअप देखा जा रहा था। ये रामनवमी में भी देखा जाता था, कुछ हद तक, काफी बड़े हद तक देखा गया। वो जो ये निकलते हैं यात्राएं, ये वाली शिव वाली, वो जिसको लेके चलते हैं लोग, वो उसमें भी देखा जाता था। कावड़ यात्रा, कावड़ी वाला, तो कावड़ यात्रा में देखा गया ठीक इसी तरह के गीत वगैरह। तो इसका सबसे एक बड़े प्लान तरीके से पूरे देश में कैसे एक साथ इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाए, इसका एक देखा गया ये रामनवमी के दिन। और अभी मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ये इंतजार की बात नहीं है। हम लोग आज हिंदू राष्ट्र में हैं और हिंदू राष्ट्र कोई हिंदुओं के लिए देश नहीं है, ये कहना जरूरी हो जा रहा है। बल्कि क्योंकि इसको लेकर के जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि हिंदुओं का देश हुआ तो क्या हुआ, ये संवैधानिक देश नहीं, लोकतांत्रिक देश नहीं, बल्कि एक हिंदू वर्चस्ववादी, एक तानाशाही की तरह चलाए जाने वाला देश हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को खास करके, और जगह जगह पर कहीं पर ईसाई समुदाय को भी, लेकिन खास करके
को निशाना बना करके उसके ऊपर मतलब उसको एक तरह से शांति से जीने का जरा सा भी कोई जगह न छोड़ी जाए। और इसमें राज्य किस तरह से शामिल है ये बिल्कुल साफ तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य के ही कहने पर घरें ढाए जा रही हैं। भाई पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा योगी आदित्यनाथ ने इसी प्लैंक पर कि बुलडोजर की सरकार आएगी, और बुलडोजर की सरकार अभी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, यूपी में देखी जा रही है। तो ये सीधा सीधा ये तानाशाही है, जिससे समझने की जानने की बात है। नहीं, अगर आपसे पूछें कि 5 राज्यों के चुनाव हुए और फिर उसके बाद एक नई घटना हुई है, पूरे देश के स्तर पर एक साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, क्योंकि खारगोन में हुई, जेएनयू में हुई, यहाँ एक बयान आया दिल्ली के अंदर, यहाँ सम्मेलन हुआ था जिसमें खुले तौर पर जो मुसलमानों को गाली दी गई थी, अपशब्द कहे गए थे, उसमें क्लीन चिट दे दिया अभी दिल्ली पुलिस ने। तो ये क्या किसी नई परिघटना के तौर पर देखा जाना चाहिए, ये चुनाव से जोड़ कर देखा जाना चाहिए, या इस तरह की सामान्य परिघटना है जिस पर कोई बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें जो इस तरह की घटना है ये सीधे तौर पर इसमें जो क्या सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, इसमें जिस तरह की घटनाएं हैं, देखिए इसमें एक तरह से ये चारों तरफ से हमला है माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, जिसमें जैसे मीट को लेकर के एक पूरा माहौल बनाया गया कि ये जिस समय नवरात्रि चलेगी उस समय मीट की बिक्री नहीं होगी, और जहां ये लागू नहीं भी हो रहा, जैसे साउथ दिल्ली में कहा गया, मैंने अनाउंसमेंट किया गया लेकिन लागू तो हुआ नहीं, लेकिन जेएनयू के अंदर इसको जबरदस्ती लागू करने के नाम पर हिंसा फैलाना, अन्य जगहों पर हिजाब के नाम पर हमने देखा, फिर जुलूसों में किस तरह की गीत बजाए गए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो उन जुलूसों में शामिल हुए वो लड़के खुद ही कह रहे हैं कि उन गीतों को सुनने से हमारे खून में एक तरह से खून उबलता है और हमारा मन करता है कि मुस्लिम्स को मैं मारूं, खत्म करूं, इस तरह का। तो ये तो एक बहुत मैंने इसमें नई परिघटना क्या कहा जाए, मुझे लगता है कि परिघटना कुछ समय से चल रहा है, लेकिन इसमें जिस तरह से राज्य की भूमिका है वो बहुत ही सोचे समझे तरीके से मोदी सरकार के केंद्र में रहते, और भाजपा की जहां सरकारें हैं, संघ परिवार का जहां नेटवर्क है, जहां सरकार उनकी न भी हो, वहां पर एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से इस तरह का एक हिंदू कंप्लीट माने भारत के संवैधानिक राष्ट्र को कंप्लीटली बदल करके इसको एक हिंदू वर्चस्ववादी देश में बदल देने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम आज इसे देख रहे हैं। और इसे रोकने की जो कोशिशें हैं वो नदारद नजर आ रही हैं। हमारे कोर्ट्स, हमारी अदालतें, जो भी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक तरह से टोटली फेल्ड नजर आ रही हैं। वो आज से नहीं, काफी समय से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे सही से। इसके साथ साथ जो ऑपोजिशन पार्टीज का भी भूमिका है वो भी बहुत सवालों के दायरे में। इस पर बाद में आएंगे। लाल बहादुर जी आपके पास आ रहे हैं। इसी बात को अगर कहें तो क्या ये जो पूरा रामनवमी के दौर में इसको किस रूप में परिभाषित, आवाज नहीं आ रही है, किस रूप में परिभाषित किया जाए? इसमें देखिए जो कविता जी ने जो कहा, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट है हम नहीं? ठीक आ रही आवाज, आई। आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही है। इसमें कविता जी ने जो कहा, ये रामनवमी का मौका तो पहले से ही सही बात है, इस उन्मादी अभियान के लिए इस्तेमाल ये लोग करते रहे। और ये भी सच है कि हिंदू राष्ट्र का जो अभियान है, या जैसा कविता कह रही है, डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र बन ही गया है, तो उसके लिए ये रामनवमी का एक अवसर हमेशा इस्तेमाल ये लोग करते रहे। अब की बार मुझे लग रहा है कि इसका जो संदर्भ है, इसका जो कंटेक्स्ट है, वो नया है, और वो ये है कि एक्चुअली यूपी के चुनाव के बाद
दो चीजें सामने हैं। एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो, 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों से होते हुए एक्चुअली अब पूरी राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है। ये कोइंसाइड कर रहा है 2025 में संघ के जो 100 साल पूरे हो रहे हैं और जो अमृत काल की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। कल मोहन भागवत ने अखंड भारत की भविष्यवाणी भी कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्योतिष के हिसाब से ये 20-25 साल में बन जाएगा, लेकिन अगर सब लोगों ने साथ दिया तो 10-15 साल में ही ये संभव हो जाएगा। तो ये जो अब की बार रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ है, और दरअसल वो शायद एक अभी ट्रेलर ही था। मैं भी देख रहा था पेपर में कि कल 16 तारीख को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़ी रैली का ऐलान हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया है और उसमें नारा दिया गया है, दंगाइयों की छाती पर चढ़कर भगवा झंडा फहराएंगे। और उसकी तैयारियां चल रही हैं। कल क्या होता है ये देखने की बात होगी भोपाल में। तो ये एक पूरा अभियान अब शुरू हो गया है इनका। मुझे लगता है इसका एक इमीडिएट जो कंटेक्स्ट है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिस पर पूरी देश दुनिया की निगाह लगी हुई थी, मुस्लिम्स ने जिस तरह से वोटिंग किया है और मीडिया ने बड़े पैमाने पर उसको प्रचारित किया, मुस्लिम पोलराइजेशन, मुस्लिम पोलराइजेशन, मुस्लिम पोलराइजेशन, एक जबरदस्त पॉलिटिकल असर्शन आप कह सकते हैं। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए उत्तर प्रदेश में विपक्षी ताकतों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीतने के बाद मुझे लगता है कि यह भी एक संदर्भ है जो संघ भाजपा गिरोह की निगाह में है। एक इसके लिए मजा चखाने की बात भी है। ये जो असर्शन हुआ है, मुझे पिछले दिनों कुछ लोगों के फोन आए, कहने लगे कि भाई ये मुसलमान लोग क्यों भाजपा को भी वोट नहीं देते, क्यों ये सब हमेशा भाजपा को हराने के लिए वोट देते हैं, जबकि जो मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, वो तो इनको भी मिल रहा है। तो ये एक बात चल रही है। मुस्लिम्स का जो वोटिंग पैटर्न है, जो मुझे लगता है कि जनित पर था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, संभवतः 80-85%, 90% वोट शायद भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के पक्ष में पड़े। तो ये संदर्भ है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि भाजपा और संघ का नेतृत्व जो इतना आक्रामक हो रहा है उन्मादी अभियान को लेकर के, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर भी है। भले भारत श्रीलंका न हो, मैं सत्येन जी की जो प्रोफेसर अरुण कुमार से वार्ता थी उसको मैं सुन रहा था, तो ये सच है कि स्केल में बहुत डिफरेंस है श्रीलंका और हिंदुस्तान के। शायद उस तरह से भारत में चीजें न हो, लेकिन ये भी सच है कि भारत में भी हालात किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कोई नहीं जानता था कोरोना काल में किसानों का जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने धावा बोला और ऐतिहासिक आंदोलन उनका 13 महीने चला। कोई नहीं जानता था रेलवे में भर्ती के सवाल को लेकर के पटना से लेकर के इलाहाबाद तक नौजवानों का जो स्वतःस्फूर्त उभार हुआ, सारे रेलवे ट्रैक्स नौजवानों ने कब्जे में ले लिए। कोई नहीं जानता था किसान आंदोलन के पहले शाहीन बाग जिस तरह से उठ खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि संघ भाजपा नेतृत्व एक और अपनी चुनावी उत्तर प्रदेश की या 5 राज्यों की जो सफलता है उससे वो उत्साहित भी है,
उससे एक मॉडल भी, बुलडोजर मॉडल भी उसको मिला है पूरे देश में रेप्लिकेट करने का। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर डरा हुआ भी, घबराया हुआ भी। ये जो चौतरफा आर्थिक तबाही है, इसके खिलाफ कभी भी आउटबर्स्ट हो सकता है, और वो सिचुएशन किस दिशा में जाएगी जिसको किसान आंदोलन दिखाया। मोदी सरकार को घुटने टेकवा दिए किसान आंदोलन में। इन सब आशंकाओं और संभावनाओं से भी संघ भाजपा डरे हुए हैं। वो इससे भी डरे हैं कि बिहार का चुनाव करीब करीब हारते हारते किसी तरह वो जीते, बंगाल का चुनाव वो हारे, पंजाब का चुनाव वो हारे, दिल्ली में वो बाहर हैं सत्ता से, और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अगर विपक्ष ने इतनी कमजोरी का प्रदर्शन न किया होता तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश से भी वो बाहर हो जाता। तो चुनावी दृष्टि से भी और आंदोलनों की संभावनाओं की दृष्टि से भी संघ भाजपा का जो नेतृत्व है वो घबराया हुआ है, और एक डाइवर्जनरी, एक इस तरह का रास्ता तलाश रहा है जिससे पूरे देश के विमर्श को, नैरेटिव को, एजेंडा को चेंज कर दिया। जी सत्येंद्र जी, अगर आपसे पूछें, मुझे जरा म्यूट करना होगा। सत्येंद्र जी, ये कितना हताशा है और कितना जो है तैयारी है। क्या 2024 कोई एक लक्ष्य है जिसको जो है बीजेपी और संघ मान करके इस समय अपने कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं? उस कार्यक्रम के तहत ही रामनवमी के दौरान विभिन्न जगहों पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ आपसे पूछना चाहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, जो दबाव हैं, अभी ब्लिंकन आए हैं, अमेरिकी संसद में सवाल उठा है, क्या कोई दबाव सरकार पर काम नहीं कर रहा है, उन दबावों से मुक्त हो गई है? इन दोनों को मिला के अगर आपसे पूछे तो किस दिशा में बढ़ रही है सरकार, और किस रूप में देखा जाए इस पूरे अभियान? देखिए, चीज़ें अब जहाँ पहुँच गई हैं महेंद्र जी, उसको चुनावों के बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। उसको अगर हम लोग चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचते रहे और हर चुनाव के बाद दूसरे चुनाव से हम लोग उम्मीद जोड़ते रहे तो हम लोगों की समझ कहीं नहीं पहुँचेगी। और जो कविता जी कह रही थी, हालांकि आपने कहा कि वो सवाल आपका बाद का है कि इसका रास्ता क्या है, विरोध क्या है। वो विरोध होगा क्या, उस पर अभी मैं बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि कोई भी जब आपको बीमारी होती है तो सबसे पहली चुनौती होती है सही डायग्नोसिस की। बीमारी क्या है इसको सही, इसकी पहचान करना। जब तक आप उसकी पहचान नहीं करेंगे आप उसके इलाज के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। बीमारी क्या है? बीमारी यह है कि 2014 में जो हुआ वो एक सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था, वह एक रेजाइम चेंज था। रेजाइम इस चेंज, और वो जो रेजाइम चेंज था वह एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसका एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम लोगों के सामने है। उसके जो सूत्रधार हैं या जिसके इंटरेस्ट में, जिन्होंने अपने इंटरेस्ट में ये सारी प्लानिंग की है, वो देश के कुछ मोनोपोली कैपिटलिस्ट हैं। आज जो 14 के बाद देश में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी चल रही है उस पर गौर कीजिए। क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी चल रही है? ये चल रही है कि वही मोनोपोली कैपिटलिस्ट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फाइनेंस करते हैं। वो अपनी मीडिया का पूरा सहयोग, मीडिया की पूरी ताकत उनके पक्ष में लगाते हैं। उससे उनके एजेंडे को वो आगे बढ़ाते हैं और जो भी अपोजिशन है उसको वो डिलेजिटिमाइज करते हैं। और उसके बाद जब ये सरकार वापस आ जाती है, जो कि 2 बार केंद्र में आ चुकी है और अलग अलग स्टेट्स में आ चुकी है, तो ये देश के सारे संसाधनों को, जो भी पब्लिक एसेट था, उन पब्लिक एसेट को उन्हीं जो मोनोपोलिस्ट कैपिटलिस्ट हैं उनको वो सौंपते हैं, उनको वो सौंप रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम अपनी नीतियों में और यहाँ तक कि विदेश नीति में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हुआ अभी, या किसी देश को सरकार एड भी देती है, मदद भी देती है, तो उसके पीछे अंतर कथा ये होती है कि जो यही मोनोपोली कैपिटलिस्ट हैं
उनको वहाँ पर ठेके दिलवाए जाते हैं, उनको वहाँ प्रोजेक्ट दिलवाए जाते हैं। ये इस पूरे कहानी का ये असल जो कथ्य होता है, जो हम लोग कहते हैं, जो उसका थीम होता है, जो असल विषय वस्तु होती है, वो इस कहानी का यह है। अब जो रामनवमी जो है, रामनवमी इस कहानी का मैं कहूँगा एक एपिसोड है, और कोई बहुत बड़ा एपिसोड नहीं है। वो एपिसोड डेली हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वो एपिसोड कभी हिजाब बैन के रूप में देखने को मिलता है, कभी मीट मांस पे प्रतिबंध के रूप में देखने को मिलता है, कभी कश्मीर फाइल्स फिल्म बनवाकर वो माहौल को बनाया जाता है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि जो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स हैं, इसके आधार पर जो पोलराइजेशन करने में सफलता मिली है संघ और बीजेपी को, वो जो पोलराइज्ड लोग हैं वो हमेशा एंटी मुस्लिम हेट और गुस्से में उबलते रहे, क्योंकि यही स्ट्रेंथ है जिसके बल पर वो अपेक्षा करते हैं कि जब कभी अगला चुनाव होगा तो तमाम नाकामियों के बावजूद, गंगा में लाशें तैरने के बावजूद, ऑक्सीजन के बिना लोगों के मरने के बावजूद, महंगाई कमर तोड़ होने के बावजूद, बेरोजगारी की बहुत जो कथाएं छपती रहती हैं रोज, जो भी कुछ गंभीर मीडिया बचा है उसमें, उसके बावजूद अंततः नतीजा ये आएगा कि बीजेपी का वोट परसेंटेज या तो बरकरार रहेगा या उसमें इजाफा होगा, जो हाल का ट्रेंड है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें कम हुई हैं। लाल बहादुर जी जिक्र कर रहे थे कि वो बहुत जगह हार गए, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर उनके 1/3 वोट में सेंध लगी हो? एक भी इलेक्शन, विद सिंगल एक्सेप्शन ऑफ झारखंड, मुझे याद है कोई भी एक ऐसा इलेक्शन नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी 1/3 वोटर जो उनका जो पोलराइज्ड है, जो गोलबंद है, उसमें कहीं क्षरण हुआ हो। थोड़े बहुत अंतर से कहीं हार जीत होती रहती है, लेकिन वो इस जो पूरी जो रेजाइम चेंज का नैरेटिव है, जिसमें देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को कैप्चर करने की जो घटनाक्रम है, जो बड़ा घटनाक्रम है, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हम लोग कहाँ हैं? आज हम लोग एक तरह के ऐसे स्टेट में हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। जहाँ पर रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो कानून होगा वो सबके ऊपर होगा और कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। लेकिन आज कानून की व्याख्या जो सत्ताधारी जो विचार है, जो विचारधारा है, उसके मुताबिक की जा रही है। कल जो दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया, उसने कहा कि अगर ये लोग नारा लगा रहे थे तो ये अपने राष्ट्र को बचाने के लिए या उसके रक्षा में लगा रहे थे, और ये कोई अपराध नहीं है। ये क्लासिक केस है, ये क्लासिक लॉजिक है जो किसी भी अपार्थाइड स्टेट में होता है। जब साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोगों का शासन था, तो जो भी कानून था वो गोरे लोगों के नजरिए से उसकी व्याख्या होती थी। वही काम अगर कोई ब्लैक करता है तो अपराध है, लेकिन अगर वो कोई गोरा करता है तो अपराध नहीं है। ये तमाम इस तरह के स्टेट जहाँ पर एक पर्टिकुलर धर्म को ही या नस्ल को उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है पावर स्ट्रक्चर के रूप में, तो वहाँ जो भी उस नस्ल के खिलाफ, नस्ल में या धर्म का हिस्सा नहीं है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन होगा। और अगर वो वोकल है, अगर मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन मैं अगर इस विचारधारा के खिलाफ हूँ तो मैं दुश्मन हूँ। तो मेरा सिर्फ पॉइंट यह है कि बीमारी जहाँ पहुँच गई है उसको उसी रूप में समझने की जरूरत है। आज हम लोग ये अगर चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में, और यह मानते हुए कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो संविधान देश में लागू है, हमको कोर्ट का संरक्षण है, पुलिस समान व्यवहार कर रही है या करेगी, अगर इन अपेक्षाओं के बीच में हम लोग जीते रहे तो हम लोग उस जगह पर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जो आपका दूसरा सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या है। जी शशि जी, कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात छोड़ दीजिए, संविधान को ताक पर रख दिया गया है और कोई मशीनरी अब जो है काम नहीं कर रही है, सिर्फ सरकार जैसा चाहती वो हो रहा है। अगर दूसरे नजरिए से देखें तो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत होता है जिसमें मनुष्य के अपने जीवन की गारंटी होती है, लेकिन उसको भी यहाँ जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और उसके प्रोफेसर हैं, अगर आपसे पूछें ये कहाँ पहुंच गया है हमारा देश और उसकी व्यवस्था, और कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया गया है पूरे देश को? महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं प्रोफेसर नहीं, अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं
और ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है, और जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति की ओर जा रहा है। इसका डायरेक्शन जो है वो बहुत देश और समाज और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत हेल्दी नहीं है, बल्कि एक विषाक्त वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ज्यादातर बातें जो अभी रखी गई कि रिजाइम चेंज है और एक खास किस्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता के संघर्षों के बाद से लेकर और आजादी के अभी तक के पूरे प्रक्रिया के दौरान जिस भारतीय समाज और राज्य की संकल्पना हम देखते थे, मूल रूप से ये जो शक्तियां हैं जो सांप्रदायिकता और हिंदुत्व की आड़ में अपनी बातें अपने पॉलिटिक्स को कर रही हैं, वो उस पूरी धारणा पर ही चोट कर रही हैं। क्योंकि भारत का जो राष्ट्र की संकल्पना है वो हमेशा समावेशी इंक्लूसिव नेशन की रही है, चाहे वो आजादी के आंदोलन का मामला रहा हो या उसके बाद जिस संविधान की कल्पना की गई उसमें भी जो राइट्स, जो अधिकारों की बात की गई उसमें समानता से लेकर के वे सभी अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के परिकल्पित किए गए और उनको इंश्योर किया गया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गारंटी की गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसे समाज और एक ऐसे राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है जहां राज्य को स्वयं कमजोर किया जा रहा है। बेसिकली एक तानाशाही किस्म की विचारधारा एक टोटलिटेरियन स्टेट और डेमोक्रेसी, पूरे भारत के डेमोक्रेसी पर अटैक करने की ओर बढ़ रही है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन इस मामले में यही है कि अगर, क्योंकि कहा गया है कि लोकतंत्र कोई स्वतः स्फूर्त या अपने आप बनी रहने वाली चीज नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ती है। और वो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बड़ी पूंजी की ताकतें, सांप्रदायिक जो कम्युनल एलीट है और जो इवन यहाँ तक कि जो डोमिनेंट कास्ट्स हैं, इसका एक बहुत बड़ा पहलू समाज के एक प्रभुत्व जातियों का जो एक समूहन हुआ है, एक तरह का कंसंट्रेशन हुआ है। आप देखेंगे कि इस सांप्रदायिकता के पक्ष में सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक उभार की एक कास्ट पॉलिटिक्स भी है। तो ये जो सामाजिक अभिजनों का और राजनीतिक अभिजनों का और आर्थिक अभिजनों का एक किस्म की सर्वसत्तावादी या तानाशाही विचारधारा के पक्ष में जो गोलबंद हुआ है, वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करेगा। और उसमें वे तमाम मूल्य, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो या बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, और इन्हीं रूप में नहीं बल्कि भारत उन वैश्विक मानवाधिकार के जिन ट्रीटीज का जो सिग्नेटरी है और जो राइट्स भारत है सदस्य के रूप में जो अपने नागरिकों को अपेक्षा की जाती है कि वो उन्हें देगा, उन पर एक प्रकार से आने वाले वर्षों में हमला होने वाला है। अब आप कल्पना करिए कि भारत की किस संकल्पना की बात अभी हरिद्वार में जिनका जिक्र आप कर रहे थे, एक संविधानेतर संस्था जो है, जो संविधान के तमाम मूल्यों से इतर और उससे बड़ी होकर के जो अस्तित्व में रही पहले से, लेकिन आज वो एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में समाज में विद्यमान है। और उसका जो प्रमुख है वो ये कहते हैं कि भारत को बड़ा होना है और धर्म ही उसके उत्थान का आधार बनेगा। और साथ में ये कहते हैं कि वो एक गाड़ी की तरह है जो जिसमें केवल एक्सेलरेटर है और उसमें ब्रेक नहीं है, और इसके रास्ते में जो भी आएगा या तो वो किनारे हटेगा या वो मिट जाएगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सीधे तौर पर एक स्पष्ट तौर पर एक खास किस्म के मेजॉरिटेरियनिज्म का आवाहन करना है। और वो मेजॉरिटेरियनिज्म हिंदुत्व के नाम पर रहा नहीं है। मुख्य बात यही है कि पिछले वर्षों में या आरएसएस के निर्माण से लेकर के या सावरकर के हिंदुत्व की धारणा से लेकर के 70-80 सालों तक या अभी जो पूरा कालखंड है, उस रूप में हिंदुत्व कभी नहीं रहा। लेकिन खास तौर से ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के बाद इन शक्तियों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक नया आधार मिला, जिसके आधार पर वे असली उद्देश्यों को जो जिसका जिक्र कर रहे थे सत्येंद्र जी, कि जिसको कि डेविड हार्वे ने कहा एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन। मैं इसको इसी रूप में समझता हूं कि पारंपरिक बाजार के तौर तरीकों से जो लिबरल इकोनॉमी है, नौ उदारवादी व्यवस्था, बाजार के पारंपरिक तरीकों से जब लाभ कमाने की, जब मुनाफाखोरी के तौर तरीके जब उसके बंद हो जाते हैं, तो वो सीधे तौर पर राज्य व्यवस्थाओं और सरकारों के सहयोग से संसाधनों की लूट मचाने की ओर बढ़ता है। उसको हार्वे ने एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन की संज्ञा दी। हम आज उसी दौर में हिंदुस्तान में हैं जहां जो आदिम संचय का दौर नहीं है, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन नहीं है, बल्कि एक किस्म का नए किस्म के टूल्स के जरिए
इस पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, उत्तर वैश्वीकृत समाज में संसाधनों को केंद्रित करने और चंद पूंजीपतियों को सौंपने की पूरी रणनीति का एक व्यापक हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्र की जो समावेशी राष्ट्र की जो धारणा है उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में यह भी होगा कि हम समाज के रूप में और एक मानवीय समाज के रूप में हमारा क्षरण होने की दिशा में बढ़ रहा है। हमारी जो बुनियादी मानवीय संवेदनाएं हैं उसको भी इस तरह से कम्युनलाइज कर दिया जाएगा कि भाई हम, भारत इस रूप में कभी नहीं रहा है कि हिंसा का समर्थन करे। आज कल उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हम दिखाने के लिए हाथ में लाठी रखेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, किंतु हमारे हाथ में लाठी होगी। ये सारे वक्तव्य स्पष्ट तौर पर चिन्हित करते हैं कि जो भी इंडियन सोसाइटी कल्चर का जो एथॉस है, उस पूरे एथॉस को, रेजिम चेंज में पॉलिटिकल एथॉस को चेंज किया जाता है, लेकिन ये शक्तियां जिस प्रकार की हैं वो पॉलिटिकल के साथ साथ हिंदुस्तान का जो मोरल और जो पूरा सिविलाइजेशनल एथॉस है उस पर एक प्रकार से हमला कर रही है। तो हमें एक भारत के समाज की जिसको विश्वगुरु हम लोग जिन अर्थों में मानते हैं, जहाँ की 9 दर्शन और तमाम दर्शन प्रणालियां और तमाम विचार प्रणालियां थी, उन विचार प्रणालियों पर हमला है। एक तरह से बुनियादी तौर पर भारत के एक जो विविधता कहिए या जो अंतर सांस्कृतिकता है, उस इंटर कल्चरलिटी पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। और हमें लगता है कि अभी समाज का बहुसंख्यक तबका, क्योंकि बहुसंख्यक से तात्पर्य जो डोरमेंट है, जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, जो कम्युनलाइज नहीं हुआ है, उसकी संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। और उनके कलेक्टिव, जिसमें कि तमाम प्रगतिशील लोग आते हैं, तमाम मजदूर तबके आते हैं, किसान आंदोलन में हम दिखाया कि एक बड़े अलायंस की संभावना है। तो एक बड़े अलायंस के द्वारा इस तरह के एक तरह से संकीर्णतावादी और बर्बर सोच को परास्त किया जा सकता है। इसी रूप में मैं देखता हूँ। जी कविता, अगर आपसे पूछें जिस सवाल पर हम आ रहे हैं, जो आप बोलना चाह रही थी कि अपने तरह का सर्वसत्तावाद दिख रहा है, सड़क पर उनका कब्जा है, संस्थाओं में उनका कब्जा, सरकार में वो है और जैसे चाह रहे हैं पूरे देश को चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भौतिक स्थितियां उसी तरह की है, पूरी जनता उनके पक्ष में चली गई हो, सारी संस्थाएं चली गई हो, सारी सरकारें उन्हीं की बन गई हो, ऐसा तो नहीं है। पूरे देश के स्तर पे विपक्ष है, संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है सबसे बढ़ करके। तो अगर आपसे पूछे 2 चीजें जो जब घटनाएं हुई रामनवमी की, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2 पक्ष हैं जो इस पर कुछ बोलेंगे, आगे आएंगे और उनकी कोई एक एकता भी दिखेगी। उसमें न्यायपालिका का अपना एक पक्ष था, क्योंकि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके मुख्य न्यायाधीश समय समय पर बोल रहे हैं और मौका दिखाने में मौके पर अपनी एक पोजीशन भी ले रहे हैं। तो वहां से कोई बात आएगी ऐसी उम्मीद कर रहे थे। और इसके साथ ही जो विपक्ष है, उसके जो तमाम नेता हैं, उनसे उम्मीद कर रहे थे बोलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी उतरने का कोई प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन दोनों तरफ से चुप्पी रही, कोई ऐसी उस दिशा में चीजें आगे नहीं बढ़ी। तो क्या माना जाए कि अब सब कुछ खत्म होने जा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, या कोई पोजीशन नहीं लेगा, खड़ा नहीं होगा? देखिए आगे होगा क्या वो तो अब देखना होगा, क्योंकि चीजें करने की और करवाने की कोशिशें तो जारी रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले जो एक तरह से सच्चाई से आंख नहीं चुराना चाहिए कि सचमुच क्या स्थितियां हैं, क्योंकि एक उम्मीद तो हमेशा भाई बुलंद रखनी पड़ेगी, रोज उम्मीद की कसरत तो करनी पड़ेगी, जिसमें आप उम्मीद रखेंगे कि वो बड़ा हिस्सा जिसको शशिकांत जी डोरमेंट कह रहे हैं, वो डोरमेंट हिस्सा या साइलेंट हिस्सा, उसमें से एक ठीक ठाक हिस्सा बोलेगा अपने सवालों पर, दूसरों के साथ, उत्पीड़ितों के साथ एक एम्पैथी दिखाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि देखिए जिन संवैधानिक मूल्यों की बात हम कर रहे हैं, अम्बेडकर जयंती कल ही बीता, और मैं तो सोच यही रही थी कल के दिन कि जो बात अम्बेडकर ने कहा, लोकतंत्र के भारत में जड़ें बिल्कुल एक तरह से ऊपरी मिट्टी में हैं, गहरी नहीं है, उसके बारे में वो एक सच्चाई थी। वो तब स्वीकार कर पाए जिस समय एक जबरदस्त उम्मीद की लहर के साथ संविधान अपनाया जा रहा था और नया नया देश था, तब भी लेकिन उन्होंने ये इस बात को कहा, और ये बात आज तो और भी ज्यादा सच है। और एक तरह से वो जो भी ऊपरी मिट्टी में है उसको जड़ से उखाड़ देने की एक कोशिश है। और आप जिस चीज को कह रहे थे, और उसमें जो आपकी संस्थाएं हैं, खास करके न्यायपालिका के बारे में मैं कहूँगी, तो उसमें मुझे लगता है वो न्यायपालिका किस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, किस हद तक उसमें एक तरह से खोखलापन आ गया है, और एक तरह का
मैं समझती हूँ इमरजेंसी के समय हमने उसका एक बहुत छोटा सा एक प्रकरण देखा जिसमें हम कहते हैं एडीएम जबलपुर केस। लेकिन ये जितने उस समय एडीएम जबलपुर केस के समय कोई टाटा पोटा नहीं था, कोई यूएपीए नहीं था। आज यूएपीए जैसे कानून है जिसने एक तरह से एडीएम जबलपुर वाला पोजीशन को एक परमानेंट पोजीशन बना दिया है, जहां जहां पर वो कानून लागू होगा। ये एक तरह से स्पेशल जोन्स है, जहां चाहे वो सरकार आप पर कोई हास्यास्पद आरोप लगा दे और आपको हमेशा के लिए जेल में बंद कर दे। भाई आप बैठे रहिए, आपको नहीं बाहर निकलना है, वर्षों वर्षों जेल में काटिए। और उसी तरह की और वो स्थितियां जब हैं, और ये मैंने दिल्ली को याद करिए कि दिल्ली में 2020 में जिस समय दंगे हुए, जिस समय हिंसा हुआ, उस समय न्यायपालिका की भूमिका, जैसे ही कोशिश हुई दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि कोई ढंग की भूमिका लें, तो भाई जज को ही ट्रांसफर कर दीजिए, उस जज को, और आपका पसंद का जज बैठेगा जो वो he'll twiddle his thumbs and pretend nothing is happening। मैंने वो ऐसा करेगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो उसके सामने। और ठीक अभी तक 2 साल हो गए हैं, जो दंगा फैला रहे थे, जो दंगे के लिए आह्वान कर रहे थे, गोली मारो कह रहे थे, वो आज भाई सत्ता में बैठे हैं, और जो लड़ रहे थे शांति का कायम करने के लिए और लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, वो जेल में बैठे हैं। तो वो आपको एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है। रामनवमी तो उसका एक लेटेस्ट एक चैप्टर है, एक ज्यादा असर्टिव चैप्टर है, और उसमें मुझे लगता है कि वहां से उम्मीद कर, और मैं विपक्ष के बारे में कहूँ, विपक्ष को एक होने की जरूरत सिर्फ चुनाव के समय नहीं। बिहार में हम लोगों की कोशिश है कि महागठबंधन वो सिर्फ चुनाव के समय का नहीं, इस समय भी ऐसे मौकों पर भी वो एक्टिव हो पाए, इसकी पूरी कोशिश हम लोगों की तो रहेगी भाकपा माले की। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ज्यादातर जो आपके विपक्षी दल हैं, उन्होंने एक बात कंसीड कर दिया है कि जो हिंदू वोटर है वो एक तरह से हिंदुत्व का हो गया है, और उसमें आपको किसी भी मुस्लिम न्याय के सवाल पे बोलना, ये बिल्कुल आप नहीं बोल सकते। और मैं आपको ये कहूंगी कि ये बातें तो कुछ तो अनकही, अनस्पोकन एक आपको दिखता है, लेकिन कहीं कहीं पर तो इसको कह के लोग बोल रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जो छात्र लीडर हैं कन्हैया, जो अभी कांग्रेस में है, और इसमें मेरा उनके पर्सनल, मैंने मुझे लगता बहुत ही अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे परसुएडर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बिहार चुनाव के ठीक एन मौके पर ये बात स्पेल आउट किया था कि भाई ये जो सवाल है ये उनके एजेंडे के सवाल है, इस पे चुप्पी साध दीजिए, प्रेस रिलीज दे दीजिए बस। बाकी आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे बोलिए, रोजगार, किसान मजदूर बोलिए, तो इससे तो काम नहीं बन रहा ना। ये तो वर्षों से चल रहा है, ये इससे कहाँ काम बनेगा। अगर हम मान ले रहे हैं कि भाई बोल्डली मुस्लिम्स के साथ उत्पीड़न, न्याय का सवाल, ये तो न्याय का सवाल है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। इसको कह देना कि ये हिंदू मुस्लिम का सवाल है, नहीं है, ये न्याय का सवाल है। और न्याय के सवाल को अगर आप मुस्लिम के सवाल को दलितों के सवाल से, मजदूरों के सवाल से, किसानों के सवाल से नहीं जोड़ पाइएगा, रोजगार के सवाल से नहीं जोड़ पाइएगा, रोजगार के लिए उतरे हुए छात्र जो है, नौजवान जो है, वो मुस्लिम के उत्पीड़न के खिलाफ नहीं निकलेंगे, तब तो आप हार ही गए, आप तो हार मान गए पहले। और मुझे लगता है कि मैं तो हार मानने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इसमें नागरिक समाज को, जो भी न्याय पसंद समाज है, उसको आई मीन दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, ज्यादा करना होगा, और विपक्ष के दलों पर भी दबाव डालना होगा कि भाई वो करेंगे रैली, कल 16 तारीख है, वो क्या है, वो हनुमान जयंती या जो भी उसके रूप में मनाएंगे, और उसमें वो ये सारी चीजें करेंगे। रैली कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें दंगाई, वो दंगा के विक्टिम को बता रहे हैं, उनको दंगाई बता रहे हैं मुस्लिम को, और खुद को जो है वो न्याय पसंद बता रहे हैं। इसमें वो रैली करेंगे और हम रैली नहीं करेंगे, कहीं नहीं नजर आएंगे, ये नहीं हो सकता। जी लाल बहादुर जी, रास्ता क्या है? एक दौर में आपने छात्र युवा आंदोलन का नेतृत्व किया है, दौर में आत्महत्याएं कर रहे हैं, गुंजाइश है तो किसी तब पे खड़े होने की? देखिए, इसके बारे में तो हम सब लोग एक राय हैं कि ये एक फैसिस्ट ऑफेंसिव है, कॉरपोरेट की बैकिंग से, जिसको कॉरपोरेट हिंदुत्व ऑफेंसिव कहा जा रहा है। और इसकी पहली झलक हम लोगों ने बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था,
उस दौर में देखा था। हालांकि आज की चुनौती मेरा ये मानना है कि पहले की किसी भी चुनौती से ज्यादा गंभीर है। आज राज्य का सीधे संरक्षण प्राप्त है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन शशि और महेंद्र, आप लोग तो शामिल रहे हैं उस अभियान में। अशोक सिंघल को, जो हिंदू हृदय सम्राट उस समय कहे जाते थे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के तुरंत बाद, उसके 1 महीने के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब वो झंडा फहराने आए थे, तो एक छात्र संगठन ने कोशिश किया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नौजवान खड़े हुए थे। सिंघल के हाथों वहां झंडा फहराने से उन्होंने रोक दिया था। और फिर जब वो विक्टोरियस हो गए, उसके पहले तक तो एक जबरदस्त आतंक का और भय का माहौल पूरे कैंपस में, सारे हॉस्टल्स में बना हुआ था। लेकिन जैसे ही ये जो फैसिज्म के खिलाफ स्पिरिटेड, डिटरमिन्ड ये नौजवान वहां पहुंचे छात्र संघ भवन पर, और झंडा फहरा करके, राष्ट्रगान करके इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। आप लोग साक्षी हैं, पूरा विश्वविद्यालय कैंपस और सारी फोर्सेस उसके पक्ष में उतर पड़ी और बहुत भारी लाठीचार्ज के बाद ही पुलिस वहां से नौजवानों को, छात्र नेताओं को हटा पाई थी। तो पहली बात तो ये है, उसी दौर में जेएनयू में, बीएचयू में, तमाम जगहों पर फासिस्ट जो छात्र संगठन थे उनसे जुड़े हुए, उनको हरा करके प्रगतिशील ताकतें जीती थी। तो पहली बात तो यह है कि इसके लिए जमीनी स्तर पर हर जगह तैयारी की, उसके लिए लोगों को जोड़ने की और खड़ा करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि स्थिति निराशाजनक जरूर लगती है, लेकिन निराशावाद के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए, वरना लड़ाई हम पहले ही हार जाएंगे। मेरा साफ तौर पर यह मानना है कि अभी भी 40% वोट उत्तर प्रदेश में सारे ताल तिकड़म के बाद, सारी कोशिशों के बाद, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वोट घटा है। जो उसकी सीटें थी पहले की तुलना में 60 सीटें करीब भाजपा की पिछले चुनाव की तुलना में घटी है। वोट उसका जरूर 1.6% बढ़ा है, लेकिन ये स्ट्रेट फाइट हुई है तब बढ़ा है। जो पिछली बार का ट्रायंगुलर फाइट था उसमें भी 39-40% वोट पाई थी। अब की बार स्ट्रेट फाइट में 1% वोट का और बढ़ा। और ये मानना कि जो 40% वोट मिला है वो सब किसी विचारधारा का वोट है, वो हिंदुत्व विचारधारा के नाम पर वोट है, ये बहुत ही गलत निष्कर्ष तक हमको ले जाएगा। उसका एक छोटा हिस्सा ही आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हो, बाकी जो उसके वोटों का हिस्सा है वो हम लोग जानते हैं, जमीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कारणों से, फैक्टर्स की वजह से वो वोट उसको मिला है। तो बीजेपी के खिलाफ जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है कि हमारे समाज का जो भाईचारा है, जो आपसी रिश्ते हैं, वो खत्म करने में भाजपा और संघ परिवार सफल हो गया। ये सच नहीं है। अगर ये सच होता तो रामनवमी के दिन जो इनकी तैयारी थी, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने ऊपर से जिस तरह से इसके लिए इशारा किया था, हरी झंडी दिया था और जो अभियान चला, उसमें रामनवमी के दिन पूरा देश जल जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। कुछ जगहों पर ही कुछ घटनाएं चंद लोगों को अपने, और वो भी नौजवान लड़के, 15 से 25 साल, 30 साल के जो बेरोजगार लड़के हैं, गरीब परिवारों के, गांव के, उनको साथ लेकर के हुड़दंग करवाने में ये सफल हुए और खरगोन में या कुछ जगहों पर कम्युनल राइट की सिचुएशन पैदा करने में सफल हो गए, जहां सीधे स्टेट गवर्नमेंट इनके साथ। तो मेरा ये मानना है कि जमीनी स्तर पर जनता के बीच में हिंदुत्व का कोई बहुत बड़ा
हेजेमोनिक प्रभाव स्थापित हो गया है, ये मानने का कोई कारण नहीं है। जरूरत इस बात की है कि एक और जमीनी स्तर पर फासिस्ट जो इस तरह के गिरोह हैं, उनकी जो कार्रवाइयां हैं, उनके अभियान हैं, उनके खिलाफ सचेत ढंग से लोगों को संगठित किया जाए, उनके खिलाफ लड़ाई में उतरा जाए। कुछ जगहों पर यह दृश्य देखने में आया है रामनवमी के दिन। बिहार के भी कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, और राजस्थान की करौली वाली घटना में भी एक महिला का वीडियो मैंने देखा, जिन्होंने अनेक मुस्लिम परिवारों को, कोई मधुलिका सिंह है, उन्होंने उनको बचाया, अपने घर में शरण दिया और डिफेंड करके मजबूती से दंगाइयों के खिलाफ खड़ी हुई। तो एक तरफ तो जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी की जरूरत है आज, दूसरी ओर जो इसके खिलाफ पॉलिटिकल और मूवमेंटल ऑफेंसिव की बात है ऊपर से, उसमें मेरा ये मानना है, जो आप सब लोग कह रहे हैं कि ये जो संसदीय विपक्ष की पार्टियां हैं, इन्होंने देखिए सरेंडर कर दिया। इन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म के आगे, इन्होंने कारपोरेट पॉलिसीज तो ये लागू कर ही रहे हैं, तो उसके आगे ये सरेंडर कर चुके हैं। राहुल गांधी इस दौर में हिंदूवाद और हिंदुत्व की बहस खड़ी करते हैं, और उनको लगता है किसी से इनका मुकाबला कर दें, और जरूरत पड़ने पर पियरी पहन के मंदिर मंदिर पूजा करते हैं, वो भी और प्रियंका भी। आप पार्टी वाले तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं अयोध्या की, और केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश का अपना चुनाव अभियान अयोध्या मंदिर से शुरू किया, उसके दर्शन से। ये मोदी के विकल्प बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ फावड़ा लेकर के, परशुराम का फरसा लेकर के उनका मंदिर बनवाने, और उससे लोहिया का जो कट्टर हिंदू बनाम नरम हिंदू की जो थीसिस थी, उसको लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। अभी मैं कल पढ़ रहा था, मैं सर्च करके मैंने पढ़ा कि समाजवादी पार्टी के साइट पे क्या कहा गया, क्योंकि व्यवहार में तो कोई गतिविधि इन लोगों की दिखी नहीं इस पूरे घटनाक्रम पर। तो मैंने पढ़ा कि कल मैनपुरी में, अपने गृह क्षेत्र में, अखिलेश ने बयान दिया कि हमारी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके जन जागरण के अभियान में उतरेगी, और संविधान की रक्षा के लिए जो जो करना जरूरी है सब हम करेंगे। तो जाहिर तौर पर जो जी आप लोग कह रहे थे, ये पूरी तरह से इस पर अपने जो वोट की राजनीति है उसमें सरेंडर किए हुए हैं। इसमें लेफ्ट पार्टीज की सबसे क्रूशल भूमिका है, और लेफ्ट के एक आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव से और पॉलिटिकल मूवमेंटल ऑफेंसिव से ही इस दौर में इन ताकतों को पीछे ढकेला जा सकता है, जिसके साथ जन आंदोलन की तमाम ताकतें, नागरिक आंदोलन की तमाम ताकतें, दलित आंदोलन की तमाम ताकतें, सबकी एक विराट मोर्चेबंदी की जरूरत है, जो वित्तीय पूंजी और कारपोरेट के खिलाफ आर्थिक राष्ट्रवाद के सवाल को लेकर के, सुसंगत सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर के, प्रगतिशील संस्कृति जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की विरासत जिसकी शशिकांत बात कर रहे थे, जी उसको लेकर के ऊपर से एक पावरफुल काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत है। जी जैसा कि देखिए लाल बहादुर जी कह रहे थे, कुछ जगहों पर जो है ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक तरफा था, बहुत लोग खड़े हुए। बिहार से एक तस्वीर आई है जिसमें कि वहां जो है नौजवान, हिंदू नौजवान पूरा जो है साफा बांध करके मस्जिद की सुरक्षा में खड़े हो गए, चेन बना करके। इसी तरह करौली में एक महिला ने 15 जो है मुसलमानों को अपने घर में रखा और कहा कि मेरी लाश पे गुजर करके उनको आप मार सकेंगे, और उनकी रक्षा की, उनके जीवन की। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोसाइटी सब कुछ खत्म हो गया है, लोग पोजीशन ले रहे हैं, और उनको लगता है कि जो रास्ता इस समय दिखाया जा रहा है वो बहुत ही गलत रास्ता है, और इस पे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह सोचने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी है कह सकते हैं। लेकिन इस दौर के कहिए उन्माद में, या कहिए तो जो एक अंधी दिशा ले ली गई है, उसमें, उसके प्रभाव में, उसके बहकाव में लोग आ जा रहे हैं। शशि जी, अब चीजें स्पष्ट हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता, यही कहा जा रहा है। तो क्या है, कुछ बताइए, कौन लोग खड़े होंगे, कैसे बढ़ाया जा सकता है, उम्मीद की क्या किरण है? अभी कविता जी ने और लाल बहादुर जी ने और सत्येंद्र जी ने भी हम लोगों की रोजमर्रा की वार्ताओं में ये बात होती है कि आगे का रास्ता क्या है। तो नॉर्मली जो जिस
अगर हम मूवमेंट्स की या लोकतांत्रिक आंदोलनों के इतिहास को देखें, या जिन जिन देशों में ऐसी एक तरह से टोटलिटेरियन सरकारें या इस प्रकार के कॉरपोरेट पूंजी का ऑनस्लॉट जहां जहां हुआ है, वहां क्या स्वरूप क्या रहा है, वहां क्या कैरेक्टरिस्टिक रहा है। दो वजहें प्राइमरी मुझे समझ में आती हैं। एक सबसे बड़ी वजह होती है कि क्या यह वित्तीय पूंजीवाद या ये जो एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजेशन जो है, उसके अपने संरचनात्मक कारणों से, अपनी स्ट्रक्चरल वजहों से ये ढह जाएगा। एक बड़ी सवाल खास तौर से अर्थशास्त्रियों में और राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में उठता रहता है कि क्या जो कंटेम्पररी कैपिटलिज्म है, क्योंकि 2008-9 का जो अमेरिकन क्राइसिस था, हम लोगों ने देखा कि नियो लिबरलिज्म का क्राइसिस अभी भी दिखाई दे रहा है। अपने केवल अमेरिका में नहीं दिखाई दिया, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अभी भी जिस वॉर या जिस युद्ध के वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया है, खासतौर से जो यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध है, वो केवल यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि उसमें प्रत्यक्षता भी सही और परोक्षता भी सही दुनिया के तमाम देश जो है उसमें शामिल हैं। तो ये कहीं ना कहीं विश्व अर्थव्यवस्था का, जो कि नियो लिबरलिज्म के नाम पर निर्मित की जा रही थी, उसके बहुत ही स्वस्थ होने का या उसके हेल्दी होने का संकेत नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने आंतरिक संकटों को डिफ्लेक्ट करने के लिए उनसे जूझते हुए ही यह युद्ध रचा जा रहा है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस पूरे इकोनॉमी को रिस्क्यू करने का एक स्ट्रैटेजी के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में क्या जो वित्तीय पूंजी या जो पूंजी का जिस तरह से संकेंद्रण हो रहा है, वो अपने जिस प्रकार से वो क्लास इनइक्वालिटीज, जैसे आप पिछले दिनों में ही देखें, पिछले 5-6 दिनों में 5-6 महीनों में लगातार असमानता की, घोर सामाजिक और आर्थिक असमानता की तमाम खबरें आ रही हैं। और पिकेटी की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और ऐसे तमाम जो हिंदुस्तान के और भी संगठन हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट्स आई कि भारत में असमानता, आर्थिक असमानता घोर तरीके से बढ़ रही है। यानी कहीं ना कहीं जिस आर्थिक व्यवस्था से इंक्लूसिव होने की, समावेशी होने की उम्मीद की जा रही थी, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूजनरी होता जा रहा है, वो लोगों को उस पूरे हाशिए पर लगातार छोड़ता जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो हाशियाकरण या जो मार्जिनलाइजेशन है, ये क्या उस तरह की शक्तियों को जनरेट करेगा जो इस तरह के तानाशाही या इस तरह के आर्थिक केंद्रीकरण की जो नीतियां हैं उनको चुनौती दे पाएंगी। ये स्ट्रक्चरल रीजंस की ओर मैं कह रहा हूं, जो कि आपके ह्यूमन इंटरवेंशन की का पहलू दूसरा है। दूसरा पहलू ये है कि क्या हम सजग रूप से ऐसे में उन स्ट्रक्चरल जो वीकनेसेस हैं उनको हाईलाइट करने वाली फोर्सेस को कितना क्रिएट कर पाते हैं। और उसके लिए जो संवैधानिक दायरे में भी अगर आप देखें तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत सारा स्पेस है ओपन, जो कि इसके बीच में रहते हुए इनके अंतर विरोधों को सामने ला सकते हैं। जी, तो वही मेरा मानना है बात कि इसमें स्ट्रक्चरल और ह्यूमन इंटरवेंशन, इन दोनों को इंटीग्रेट करते हुए एक सिनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है। और जैसा कि लाल बहादुर जी ने कहा कि उन तमाम जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं उनको यूनाइट होने की जरूरत है। जी कविता, मैं आपसे मतलब अपना तो बात कहिए अपनी जो आप कहना चाह रही हैं। इसके साथ ही क्योंकि माना जाता है कि इस देश के अंदर जो एक आइडियोलॉजिकल जो है गैप है, वैक्यूम है, वो जो है मध्यमार्गी पार्टियां उनके समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि लाल बहादुर जी ने कहा, तमाम पार्टियों को गिनाते हुए कि कैसे उसी खेमे में चले गए हैं वैचारिक तौर पर। उसमें लेफ्ट से एक बड़ी उम्मीद रहती है कि वो एक अल्टरनेटिव के तौर पर या कहिए सड़क पर उतरने के मामले में हर जगह एक चैलेंज देगा, चुनौती देगा, और दूसरे को भी रास्ता दिखाएगा और दूसरे को अपने पीछे खड़ा करेगा, एक करेगा। वहां क्या गैप रह जा रहा है और इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? आपकी बातचीत के साथ ही इसको हम समाप्त भी करेंगे, तो आप इस पर बोलिए। नहीं, आपने एक बड़ा सवाल पूछ दिया, तो उसमें जवाब देने का वक्त मेरे पास थोड़ा कम होगा, इसलिए क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट यहाँ बात कहना चाह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि दुनिया, क्योंकि आपने पहले भी पूछा कि भाई ब्लिंकन आए हुए हैं तो इसमें क्या मायने रहेंगे, कैसा रहेगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि दुनिया भर में ये चरम दक्षिणपंथी कहिए, तानाशाही कहिए, फाशिस्ट ताकतें कहिए, उनके और एक तरह से एक लोकतांत्रिक ताकतों के बीच में एक होड़ सी नजर आ रही है, एक कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। और ये इसमें लोकतंत्र की ताकतें बड़ी आसानी से जीत रही हैं, ऐसा नहीं है।
तो जगह जगह आपको ये टसल दिख रहा है, अमेरिका में भी दिखा ट्रंप के मामले में। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक बाजार का मामला है, तो मुझे याद आता है कि मोदी जिस समय प्राइम मिनिस्टर बने उस समय ट्रंप नहीं, ओबामा, ये जो है ये, और जो सब जानते थे, ऐसा नहीं है, मैंने ओबामा तो बिल्कुल ही जानकार और सारी चीजें समझने जानने वाले प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में, जहां तक मुझे याद है वो अखबार था, उसमें ऑप-एड लिखते हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में कि कितने अच्छे और बढ़िया नेता हैं और क्या क्या है। तो भाई इसलिए मेरा मानना है कि इसको सिर्फ इसमें जो जिस तरह के वर्ल्ड में भी फोर्सेस हों, ये इनका रीअलाइनमेंट जिस तरह का हो रहा है, उसे थोड़े दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है। और चरम दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं उनका आपसी जो जुड़ाव है, जहां पर आपको भारत नजर आता है एक तरह से पुतिन का साथ देते हुए, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। और इसमें मैं थोड़ा अलग राय रखती हूँ रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। मेरा मानना है कि जो चरम दक्षिणपंथी इस तरह की तानाशाही रेजिम्स हैं, उसमें मोदी का रेजिम और पुतिन का रेजिम, इसमें बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं मोदी पुतिन को देख करके। और रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसे बिल्कुल ही रूसी साम्राज्यवाद का एक ऐसे देश पर जो रूस जारिस्ट समय में रूस का एक कॉलोनी रहा, उस पर वो युद्ध है। इसको इस रूप में थोड़ा समझने की जरूरत है, जहां पर हमारे यहाँ के भाजपा के लोग जो हैं वो पुतिन के पक्ष में, और पुतिन किस तरह से जैसा यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं और अखंड रूस बनाएंगे दोबारा, उसी तरह से हम भी अखंड भारत बनाएंगे, ये बात वो जोड़ करके कह रहे हैं। इसे थोड़ा समझने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अगर ये हम नहीं समझे, और किस तरह से जो आप सवाल कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज और इनके बारे में, वो एक तरह से आपको बाजार और इस जिस तरह से पुराने किस्म के जो सेंट्रिस्ट फोर्सेस हैं वो इसमें इस तरह की ताकतों का मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, या करना समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसमें नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है। जिसमें यूएन तक एक तरह से वो माने व्हाट आर दे एबल टू डू, रूस को जो करना है वो कर रही है और कह रही है कि हम तो रशियन एक्सेप्शनलिज्म है, उसी तरह से वो खुद पुतिन कह रहे हैं कि इसमें चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म और इंडियन एक्सेप्शनलिज्म होनी चाहिए, जहां पर ये ह्यूमन राइट्स का हम नहीं मानेंगे। ये माने कुछ लिबरल डेमोक्रेसीज, हम नहीं है लिबरल डेमोक्रेसी, एशिया में लिबरल डेमोक्रेसी की जगह नहीं है, यूरेशिया में, ये कह रहे हैं पुतिन। थोड़ा सा ध्यान से इसको सुन के समझ के इसकी जरूरत है समझने की कि इसमें भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाला है, जहां पर आप वामपंथ के बारे में कह रहे हैं। मेरा यहाँ भी मानना है कि थोड़ा सा और वामपंथ को भी बेहतर थोड़ा समझना होगा खुद को कि कहाँ पर लड़खड़ा रहे हैं। क्योंकि जहां तक हमारी मैं बताऊं, अगर भाकपा माले का अनुभव बताऊं, तो एक तरह से हम लोगों के लिए शुरू से ही, जब से जन्म हुआ तब से वो एक लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। और इसीलिए फाशीवाद के दौर में भी इस चीज को समझना, इसकी प्राइमेसी को समझना, उसके हिसाब से टैक्टिक्स को बदलना, ये एक तरह से बहुत ही स्वाभाविक रूप से हुआ, बिना किसी बहस के और बिल्कुल साधारण तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा व्यापक वामपंथ में क्या है कि एक खास किस्म की आइडिया है जिसके साथ आप रियलिटी को फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे। तो एक नई रियलिटी में वो आपके पुरानी आइडिया एक तरह से फंस जा रही है और वहां पर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बंगाल में दिखा बिल्कुल साफ साफ ये कि वहां पर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बिल्कुल ही मतलब ममता का जो रेजिम है वो अभी दिख रहा है किस तरह से काम कर रही है और कितना भयानक उसकी तरफ से भी जो अराजकता है, दमन है, वो तो एकदम है, इसको कौन नकार रहा है। लेकिन इसमें और आरएसएस की फोर्सेस में कोई अंतर है, फर्क है। ये फर्क न कर पाना ये वामपंथ के लिए एक क्राइसिस है। आप फाशीवाद बोल नहीं पा रहे हैं। अभी अभी सीपीआईएम का कांग्रेस हुआ है, एक तरह से आप फाशीवाद नहीं बोल पा रहे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि समाजवादी देश जो है उनका और इंपीरियलिस्ट देशों में लड़ाई है दुनिया में। कहाँ है ये? तो आप ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो है नहीं। और मैं इसको थोड़ा दो टूक शब्दों में इसलिए नहीं कह रही कि कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मुझे सही में लगता है कि अगर लोकतांत्रिक ताकतों को सरवाइव करना है और जीतना है तो आपको एक नई दिशा, माने अभी आपके पास आरएसएस की जो ताकतें हैं जो सत्ता में हैं, वो पब्लिक को मैं एग्री करती हूँ लाल बहादुर जी जो बात बोले उसके साथ कि सारे वोटर हिंदुत्व के हो गए, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक तरह से वो इस ड्रीम को माने दे आर एबल टू कंज्यूम दिस ड्रीम जो उनको मोदी और आरएसएस दे रहे हैं कि बदलाव की ताकतें की शक्तियां हम हैं, हम आपको किसी नई दिशा में ले जा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है, उल्टा है।
और इसमें जो सचमुच में एक लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा क्या होगी, लोकतंत्र की जरूरत क्यों है लोगों को, ये एक तरह से इसके पक्ष में लोगों को खड़ा कर पाना, वो अगर करना है तो वो किसी कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। वो उसमें आपको चुनाव से इतर, माने चुनावी जो रणनीति आप बनाएंगे वो अपनी जगह, लेकिन चुनाव से इतर ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन की जो भी ताकतें हैं, आंदोलन की ताकतें हो, पार्टियां हो, मैं पार्टियों को यहाँ माइनस करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वहां अगर एक संकट का, एक क्राइसिस का शॉक अगर लोग नहीं महसूस करेंगे, एक अर्जेंसी नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल माने हताशावाद जो है, ये तो हैना एरेंट ने कहा था कि दिस इज प्रिविलेज। हताशावाद के लिए जरा जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उम्मीद की कसरत डेली करें हम सब, लेकिन इस उम्मीद के बनाने के तहत हमें ऑपोजिशन पार्टीज को, ऑपोजिशन फोर्सेस को थोड़ा सा सचेत करना होगा कि भाई ऐसे नहीं, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक तरह से एक बदलाव का सपना लोगों के साथ लोगों को चला पाना, ला पाना, जिस बदलाव में न्याय की भी उतनी ही जगह हो, जहां जितनी रोजगार की और जितने अधिकारों की और सब कुछ, और संवैधानिक नैतिकता एक तरह से वो रैलिंग क्राई हो सकता है। वो आपको शाहीन बाग वाले आंदोलन से नजर आया। वो उसमें सिर्फ मतलब मुस्लिम प्रधान नहीं, बल्कि अगर ये सभी सर्व समाज प्रधान हो पाए, उसमें सबकी भूमिका बन पाए, वैसा आंदोलन हमें चाहिए, और उसको बनाने के प्रति एक तरह से लोगों की जरूरत है, और इसमें सबको सचेत करने की जरूरत है। इसकी पॉसिबिलिटी तो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बातचीत से देखिए एक राय निकली सामूहिक तौर पर, लग रहा है कि कोई अल्टरनेटिव अभी नहीं है, कोई विजन नहीं बन पा रहा है फासिज्म के खिलाफ। लेकिन ये भी कहा गया कि जो है लोग हैं खिलाफ, वोट कर रहे हैं खिलाफ, लिहाजा वो जमीन मौजूद है, जरूरत है उस पर खड़ा होने की, नीचे से गोलबंदी हो जमीनी स्तर पे तमाम ताकतों की इनके खिलाफ, और राजनीतिक पार्टियों को ऊपर से हस्तक्षेप हो राजनीतिक पार्टियों का, उनको साथ लिया जाए, तो एक बड़ा मोर्चा, एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा किया सकता है। इसकी पूरी संभावना है। हताशा के लिए कोई घर नहीं है, और जरूरत है, जरूरत चीजें पैदा कर लेती हैं लड़ाई की। तो आज अगर जरूरत है तो ये पैदा कर रही कि हमको उतरना होगा सड़क पर और बनाना होगा मोर्चा, और जमीन से लेके ऊपर तक, और एक व्यापक जो है कैसे आंदोलन खड़ा हो। इसमें सबसे बड़ा सवाल फिर वही रह जाता है, इसका केंद्रक कौन बनेगा, इसको रास्ता कौन दिखाएगा, कौन इसके सीमेंट का काम कौन करेगा। और इस नजरिए से एक बार फिर वामपंथ की तरफ लोग देखते हैं, लेकिन जो कुछ गैप है उसकी तरफ इशारा कविता ने किया है, और हमको लगता है उस पर गौर करने की जरूरत है। आज इतना ही, फिर हम लोग कभी मिलेंगे। आप लोग अपना समय दिए, कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।